शादी की उम्र हो रही थी। मेरे लिए लड़कियां देखी जा रही थी। मैं भी मन ही मन में काफी खुश था कि चलो कोई तो ऐसा होगा जिसे मैं अपना हमसफर बोलूंगा, जिसके साथ जब मन करे प्यार करूंगा। मेरी अच्छी खासी नौकरी है, घर में बूढ़ी माँ और पापा हैं और इतनी कमाई तो हो जाती है कि अपनी पत्नी का खर्चा उठा सकूं। ये सारी बातें सोच सोच के खुश होता था। माँ की उम्र भी हो गई थी तो एक पॉइंट ये भी लोगों को बताता था कि यार मुझे शादी को कोई जल्दी नहीं है, ये तो माँ है जिनकी उम्र निकल रही है, उनके लिए शादी करनी है। मन ही मन में तो मैं भी चाहता था कि मेरी शादी हो जाए। मेरी शादी दिव्या से फिक्स होती है। मैंने बोला दिव्या को हम आगे जाके बहुत अच्छी जिंदगी जीने वाले हैं, क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं है, बस तुम्हें मेरे माँ बाप का ध्यान रखना होगा। दिव्या ने तुरंत बोला आपके माँ बाप भी मेरे माँ बाप हो जाएंगे। शादी के बाद दिव्या की अच्छी बातों से मुझे दिन रात और ज्यादा प्रेम होने लगा था। कभी परिवार संभालने की बातें, कभी शरारत भरी रोमांटिक बातें सुनकर मैं बहुत खुश था, मानो एक परफेक्ट जिंदगी मुझे मिल गई हो। शादी के बाद हम दोनों घूमने गए, सब कुछ बहुत अच्छा था। न जाने क्यों इस पल हम दोनों को ऐसा लगता था कि बस हम एक दूसरे से लिपटे रहें। अब जिनकी शादी हो गई है वो समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। घूमने के बाद जब घर आया तो ज्यादातर समय ऑफिस के लिए ही होता था। छुट्टी में जब कभी मम्मी पापा बाहर जाते तो दिव्या मैडम मूड में रहती थी। कब क्या कहाँ कैसे कुछ हो जाता था पता ही नहीं चलता था। मुझे अब लगने लगा था एक ऐसी पत्नी मिली है जो घर की जरूरतों को समझती है, साथ में मेरी शारीरिक जरूरतों का भी ध्यान रखती है। संबंध बनाने के लिए खुद ही पहल करती है और यदि कभी मैं कर दूं तो मना नहीं करती, बल्कि पूरा साथ देती है। अब जिंदगी में इससे अच्छा और क्या होता। फालतू में मेरे दोस्त बोलते थे कि शादी मत करो, लाइफ खराब हो जाती है। हमारी शादी को 2 महीने हुए थे। दिव्या ने बोला अजी मुझे साड़ी में दिक्कत होती है, क्या मैं घर में सूट पहन सकती हूँ? मैंने तुरंत बोला हाँ क्यों नहीं पहन सकती हो, चलो अभी दिलाता हूँ। हम दोनों बाजार से घर आते हैं। मम्मी ने उसके हाथ में सूट देखा, कुछ बोली नहीं। अगली सुबह जब वो नहाकर सूट पहनकर निकली तो मम्मी ने बोला कि तुमने सूट क्यों पहन लिया? हमारे यहाँ शादी के 6 महीने तक नई बहू को सिर्फ साड़ी पहननी होती है। रोज कोई ना कोई देखने आता है, सबके सामने सूट पहनकर जाओगी अच्छा नहीं लगेगा, और बार बार दिन भर कपड़े बदलो ये भी अच्छा नहीं है। इस पर दिव्या ने माँ को सॉरी बोला और बोली मैंने तो इनसे पूछ के लिया था। तभी माँ बोलती है कि ये कौन होता है ये सब डिसाइड करने वाला? अभी मैं हूँ तो मैं करूँगी, जब मैं मर जाऊँ तो जैसे मन वैसे रहना। इसे सुनने के बाद आज मुझे पहली बार घर में अपनी औकात का पता चला। मासूमियत से दिव्या मेरी तरफ देख रही थी, शायद ये बताना चाहती थी कि मेरी वजह से उसे डांट पड़ गई है। पत्नी प्रेम में लिप्त होकर मैंने माँ से बोल दिया अरे मम्मी इसकी गलती नहीं है, मुझसे पूछी थी वो। माँ ने तुरंत बोला 2 महीना नहीं हुआ और आ गए पत्नी का पक्ष लेने। इस घर में मालिक मैं हूँ या तुम हो? अब मेरे पास कोई जवाब नहीं था। हम दोनों एक दूसरे को देखे और अंदर चले गए। इस बात से दिव्या डर गई और अब वो हर काम माँ से पूछकर करने लगी, लेकिन माँ के लिए ये भी एक आफत था। अब उनका कहना था कि तुम 28 साल की हो, तुम्हें खुद बुद्धि होनी चाहिए, क्या करना है क्या नहीं, हर चीज के लिए मेरे पास मत आया करो। लेकिन इस बार दिव्या भी चिढ़ गई। मैं कुछ बोला नहीं। जब मैं ऑफिस से आया तो अंदर आते ही माँ बोलने लगी कि तुम्हारी धर्मपत्नी को बुद्धि नाम की चीज नहीं है। मैंने माँ को समझाया कि जाने दो, सीख जाएगी, थोड़ा समय दो। इस पर माँ ने मुझसे मुंह फुला दिया और उदास रोते मन से कहा तुम बदल गए हो। और पीछे से धीरे धीरे मेरे पिताजी देखते हुए हंस रहे थे, मानो ऐसा जता रहे हो जैसे उन्होंने पहले ही भविष्य देखा हुआ था।
इसके बाद कमरे में गया तो वहाँ दिव्या का मुंह फूला हुआ था। कमरे में घुसते ही उसने मुझसे बोला कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, माँ मुझसे कभी खुश नहीं होती। हर चीज की एक सीमा होती है और यह सारी सीमा से ऊपर उठ चुकी है। मैंने उसे पकड़ा और बोला, घबराओ मत, थोड़ा समय लगेगा माँ को संभालने में, क्योंकि तुम्हारे अलावा उनका कोई और नहीं है। वह तुम्हें अपना मानती हैं, इसीलिए तुमसे ऐसी बातें करती हैं। चलो चल के नीचे खाना खाते हैं, बहुत तेज भूख लगी है। ऐसा बोलकर हम नीचे आ जाते हैं और मन ही मन सोचता हूँ कि दिव्या को तो धीरे से किसी भी तरह मैं मना लूंगा। एक रात की बात है, एक बार जहाँ लिपट के सोया सब कुछ सुबह ठीक हो जाएगा। माँ के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। नीचे खाना खाने के बाद मैं और दिव्या अपने कमरे में जाते हैं। दिव्या अभी भी थोड़ी नाराज लग रही थी। मैंने उसे बोला, क्यों माँ की बात का इतना बुरा मानती हो? उसने तुरंत मुझसे बोला, मेरी कोई गलती नहीं थी और हर चीज के लिए मुझे दोषी ठहरा दिया जाता है। मैं कुछ भी अच्छा करने जाती हूँ तो उसमें भी मेरी बुराई निकल जाती है। मैंने जोर से उसे गले लगाया और बोला, ऐसा कुछ नहीं है और समय के साथ सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और अब बारी थी कुछ करने की, लेकिन उसने मुझे अपने से दूर कर दिया और बोला, मेरा मन नहीं है। अब जो मुझे लगता था कि एक रात लिपट के सोने से अगली सुबह सब कुछ ठीक हो जाएगा, यह बातें झूठी समझ आने लगी। धीरे धीरे हर छोटी छोटी चीज पर घर में लड़ाई झगड़ा होने लगा। माँ को दिव्या की कुछ चीज पसंद नहीं आई और दिव्या को माँ की बहुत सारी चीजें पसंद नहीं आती हैं। दिव्या का कहना था कि घर उसका भी है और हर छोटी चीज के लिए परमिशन लेना उसे ठीक नहीं लगता। उधर माँ का कहना था कि इस गृहस्थी को मैंने बसाया है और तुम्हें हैंडओवर किया है, इसीलिए अभी भी इसकी मालकिन मैं ही हूँ। तुम्हें जो भी पूछना है मुझसे पूछ कर करो। दोनों अपनी बात पर बिल्कुल सही थे। एक तरफ दिव्या जिसके साथ मुझे पूरी जिंदगी बितानी थी, दूसरी तरफ मेरी माँ जिसने इस गृहस्थी को संभाला था, मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन दोनों की लड़ाई का असर सीधा सीधा मेरे ऊपर दिख रहा था और मैं पिसता जा रहा था। धीरे धीरे बात कहीं ज्यादा बढ़ने लगी और घर में प्रतिदिन लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई। अब मुझे भी लगने लगा था कि जो मेरे दोस्त बोलते थे कि शादी करने से बहुत ज्यादा खुशी नहीं मिलती बल्कि लाइफ में टेंशन आता है, वह क्यों बोलते थे। इस तरह एक दिन अत्यधिक बात बढ़ने पर मैं रात को दोनों लोगों के कमरे में गया। सबसे पहले मैं माँ के कमरे में गया और माँ को समझाया कि देखो माँ, तुम दोनों के बीच झगड़े की वजह से मेरा करियर खराब हो रहा है और मैं ठीक से नहीं रह पाता। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता और ना ही दिव्या को छोड़ सकता हूँ, तो इसीलिए थोड़ा नरम होकर रहा करो। जो चीज जैसे चल रही है चलने दो। इस बार मैं थोड़ा कठोर था। माँ से तुरंत बोलने के बाद मैं अपनी पत्नी के कमरे में गया और मैं यही बात उससे भी कही कि देखो, माँ की उम्र हो चुकी है। यदि तुम यह सोच रही हो कि माँ अपने आप को बदल सकती हैं, तो यह होना मुमकिन नहीं है। बदलना तुम्हें खुद को होगा, जिसमें मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। ना मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ क्योंकि तुम मेरा भविष्य हो और ना मैं अपनी माँ को छोड़ सकता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और इस लायक बनाया। तो बीच का कोई रास्ता निकालो और घर में शांति से रहो। यह बात होने की कुछ दिन बाद तक तो चीजें ठीक रही, लेकिन धीरे धीरे चीज इस स्थिति में आने लगी कि जब भी मैं ऑफिस से घर आता तो घर में घुसते ही माँ दिव्या की बुराई करती और अपने कमरे में घुसते ही दिव्या माँ की बुराई करती। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं किस जंजाल में फंस गया हूँ। दिव्या का पक्ष लेता हूँ तो माँ बुरा मान जाती, माँ का पक्ष लेता हूँ तो दिव्या बुरा मान जाती। और यह दोनों वही औरतें हैं जिनसे इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। एक समय की स्थिति ऐसी आ गई कि मुझे घर पर आने का मन ही नहीं करता है। काम हो गया, मुझे लगता है जितना ज्यादा समय घर से बाहर रहूं उतना अच्छा है, क्योंकि 2 बार समझाने के बाद भी मेरी माँ और मेरी पत्नी के बीच विवाद नहीं सुलझ रहा था। इसी दौरान मैं अपने पापा के साथ उनके पेंशन के काम के लिए ऑफिस जाता हूँ।
और मेरे पापा मुझसे पूछते हैं कि इतना परेशान क्यों रहते हो। मैंने उन्हें बताया कि पापा यह दिक्कत है, तो पापा ने बोला कि यह तो दुनिया की रीति है, हर मर्द को इससे गुजरना पड़ता है। आज तुम परेशान हो, लेकिन यह चीज कभी खत्म नहीं होगी, तो तुम्हें इसी के साथ जीने की आदत डालनी होगी। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं भी इस चीज को झेला था। जब मेरे पिताजी की शादी हुई थी तो उन्होंने भी झेली थी। तुम्हारे नाना की शादी हुई थी तो उन्होंने भी झेली है। तो अब तुम्हारी बारी है, लेकिन मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ जिससे हो सकता है चीज काफी हद तक सुधर जाए। पापा ने मुझे एक तरीका बताया। मैं घर आता हूँ, चीज ठीक चलती है, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय बाद फिर झगड़ा होना शुरू हो जाता है। और इस बार मैंने दोनों को आमने सामने बैठाकर बोला कि लास्ट समय मैं आप दोनों से बात की थी, पर उसका कोई मतलब नहीं निकल सका। यदि आज के बाद घर में फिर कभी झगड़ा हुआ तो मैं यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। मैं कहीं बाहर रहूंगा और हर महीने आधी सैलरी माँ और आधी सैलरी दिव्या को दे दिया करूंगा। इस बात का दोनों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हफ्ता बीतता है और घर में फिर झगड़ा होता है। इस बार समय था एक्शन लेने का। मैं झगड़ा होते हुए देखा, पर मैं इस बार कुछ भी नहीं बोला। मैं ऑफिस जाता हूँ और इस बार देर रात तक ऑफिस में ही रुकता हूँ। जब दिव्या मुझे फोन करती है कि आप कहाँ हैं, तो मैं उनसे बोलता हूँ मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। कुछ देर बाद माँ का फोन आता है। माँ भी मुझसे पूछती है कि तुम कहाँ हो, इतना देर कहाँ रह गए। मैं माँ को बोला मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। इस दौरान मैं एक अविवाहित दोस्त के घर जाकर रुका था, जिसके बारे में मेरे घर में किसी को भी पता नहीं था, सिर्फ मेरे पिता जानते थे। जब दिव्या का फोन आता या माँ का फोन आता तो मैं उनसे नॉर्मली बात करता और मैं उन्हें यह बोल देता कि कई बार मैंने उन लोगों को समझाया कि घर में लड़ाई झगड़ा मत करो, जिससे घर की शांति भंग होती है। इस वजह से मैं अब घर छोड़कर बाहर आ गया हूँ और मैं हमेशा के लिए बाहर हूँ। जिसे सुनने के बाद मेरी माँ घबरा गई, दिव्या भी घबरा गई। आखिर ऐसा क्या हो गया? यह दोनों मुझे फोन करके समय समय पर यह एहसास दिलाते कि दोबारा उनसे यह गलती कभी नहीं होगी। मुझे जल्दी से जल्दी घर आ जाना चाहिए। माँ ने तो एक बार यह भी बोल दिया कि तू क्या चाहता है, मैं बिना पोते का मुंह देखे मर जाऊं? और दिव्या फोन करके मुझे यह बोलती कि आपकी माँ आपके लिए बहुत परेशान है, मेरे लिए ना सही, कम से कम उनके लिए तो वापस आ जाइए। मुझे यह देखकर बहुत खुशी हो रही थी कि लोग मेरे चक्कर में एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। बस फर्क इतना था कि दिव्या खुल के बोल रही थी और माँ इशारों में बोल रही थी। एक हफ्ते बाद मैं घर आता हूँ और घर जाकर सबसे पहले देखता हूँ और पिताजी से मिलता हूँ। पापा मुझे बताते हैं कि एक हफ्ते में घर में काफी शांति है और उम्मीद है आगे भी ऐसा झगड़ा नहीं होगा। और यकीन मानिए, उस दिन के बाद से ऐसा झगड़ा दोबारा कभी नहीं हुआ। मेरी माँ मेरी पत्नी के साथ अच्छे से रहती है और मेरी पत्नी मेरी माँ के साथ अच्छे से रहती है। आज दिव्या के साथ मुझे पूरे 5 साल हो चुके हैं और हमारा एक बेटा भी है। लेकिन आज हमारे घर में गृह कला नाम की चीज नहीं है और पूरा श्रेय मैं अपने पिताजी को देना चाहता हूँ, क्योंकि उस दिन जब हम पेंशन का काम करने कचहरी गए थे तो उन्होंने ही मुझे यह आइडिया दिया था कि तुम एक हफ्ते के लिए घर से बाहर भाग जाओ और बोल देना कि अब तुम दोबारा लौटकर नहीं आओगे। मुझे पता है मेरा यह कदम काफी ज्यादा हास्यात्मक है और लोगों को बेकार लगे, पर यकीन मानिए इस चीज ने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर मैं आज यह कदम न उठाया होता तो शायद हर घर की तरह मेरे घर में भी रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा होता। भारत में शादी सिर्फ लड़के और लड़की की नहीं होती, बल्कि लड़की और लड़के के फैमिली की भी होती है। शादी के बाद सिर्फ पत्नी के साथ जी भर के सेक्स करने से खुशी प्राप्त नहीं होती है।
असली खुशी तब मिलती है जब आपका परिवार भी खुश हो, और परिवार को खुश करने की जिम्मेदारी सिर्फ लड़की की नहीं होती बल्कि पूरे परिवार की होती है, जिसमें आप, मैं, आपकी माँ, आपकी सास और लड़की सभी शामिल होते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।